हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर्स चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है अव्यय। अव्यय ये व्याकरण का घटक है, इसलिए सारे संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए ये उपयुक्त है। अब शुरू करते हैं अव्यय टॉपिक। सबसे पहले अव्यय की व्याख्या। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वसु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्। इसका अर्थ है जो शब्द सारे लिंगों में यानी तीनों लिंगों में एक जैसा है, समान है, यानी पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी नपुंसकलिंगी में ये एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सर्वसु च विभक्तिषु, इसका अर्थ रहेगा सारे विभक्तियों में यानी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, संबोधन तक सारे विभक्तियों में ये अव्यय शब्द बिना बदले वैसे ही रहेगा। वचनेषु च सर्वेषु, यानी तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों वचनों में भी यन्न वेत्ति तदव्ययम्, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वेत्ति का मतलब है बदलाव आना, वही अव्यय है। तो ये हो गई अव्यय की व्याख्या। तो अब हम पढ़ते हैं अव्यय के प्रकार। पहला प्रकार है स्थानबोधक अव्यय। स्थानबोधक का अर्थ रहेगा जो स्थान दर्शाता है। तो इसके उदाहरण हैं अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, यत्र यानी जहाँ, कुत्र यानी कहाँ। दूसरा प्रकार कालबोधक अव्यय, जो काल को दर्शाता है यानी टाइम को दर्शाता है। उदाहरण है श्वः, यानी ये आने वाला कल दर्शाता है, यानी ये रहेगा फ्यूचर टेंस, यानी लुट लकार रहेगा। वाक्य में लुट लकार जब भी रहेगा तब हमको श्वः ये अव्यय यूज़ करना है, क्योंकि वो आने वाला कल दिखाता है। दूसरा अव्यय है ह्यः। ह्यः का मतलब है बीता हुआ कल। इसमें लंग लकार रहेगा, यानी वाक्य में जब भी लंग लकार रहता है तब ह्यः ये शब्द, यह ये अव्यय हमको यूज़ करना है, जो बीता हुआ कल दर्शाता है। अद्य, अद्य यानी आज। इदानीम, इसका मतलब है आजकल, अभी। अधुना, संप्रति, सांप्रतम और इदानीम, ये चारों शब्दों का अर्थ एक ही रहेगा। ये पर्याय पद अव्यय है और इसका मतलब रहेगा आजकल या अभी। उसके बाद है तदा, तदा यानी तब। कदा, कदा यानी कब। यदा, यदा यानी जब। पुरा, पुरा का मतलब है पुराने ज़माने में या इन द पास्ट। अद्य यानी आज। इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, इन चारों का मतलब रहता है अभी, इन दिनों में। तदा का मतलब है तब। अव्यय का अगला प्रकार है प्रश्नबोधक अव्यय। नाम ही बदलाता है कि इसका संबंध प्रश्न से है, यानी ऐसे अव्यय जिनकी वजह से वो वाक्य प्रश्नार्थक बन जाता है। पहला उदाहरण है कदा। कदा यानी कब। अब ये कदा ये शब्द जो है, कदा ये अव्यय जो है, ये कालवाचक में भी आता है। दूसरा है कुत्र। कुत्र का मतलब है कहाँ, तो ये अव्यय स्थानबोधक भी रहेगा। कुतः, कुतः का मतलब है कहाँ से। जब भी कुतः ये अव्यय आता है तो उसका मतलब रहेगा कहीं से तो भी आना। तो आगच्छति, आगच्छत, इस टाइप का ऐसा क्रियापद रहने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। किमर्थम यानी किस लिए। कथम यानी कैसे, ये क्रिया को दर्शाता है, यानी वो क्रिया किस तरीके से हो रही है उसको दर्शाता है। जैसे तेज़ी से, धीरे धीरे से, क्रम क्रम से, ऐसा अर्थ जब भी रहेगा, क्रिया विशेषण का अर्थ जब भी रहेगा, उसके लिए कथम ये प्रश्नबोधक अव्यय उपयोग में लाते हैं। चौथा प्रकार है प्रकीर्णम। इस प्रकार में स्थानबोधक, कालबोधक, प्रश्नबोधक अव्यय को छोड़ के बाकी सारे अव्ययों का समावेश होता है। तो पहला उदाहरण है सहसा, यानी सडनली, अचानक से। वृथा यानी यूजलेस, वेस्ट, यानी बेकार। शनैः
यानी धीरे धीरे, अपि ऑल्सो यानी भी, इतस्ततः हियर एंड देयर यहाँ पे वहाँ पे, यदि तरही, यदि तरही का अर्थ रहेगा अगर तो, हिंदी में भी हम इसको यदि फिर भी ऐसा बोल सकते हैं, इफ देन। यावत तावत, यावत तावत का अर्थ रहेगा जब तक तब तक, टिल देन। उच्च ही का अर्थ रहेगा जोर से, लाउडली। छ यानी और, एंड। अब समझते हैं इन अव्ययों को वाक्यों में कैसे प्रयोग में लाते हैं। पहली बात, अव्यय पदों का अर्थ सबसे पहले याद करना चाहिए। उसके बाद जब हम इस अव्यय पद को वाक्य में उपयोजित करते हैं तब उस वाक्य का अर्थ हमको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। वाक्य का अर्थ समझेंगे तो वहाँ पे कौन सा अव्यय यूज़ करना है ये भी समझ में आता है। उसके बाद प्रदत्त वाक्यों में योग्य अव्ययों का अनुमान करना चाहिए। और चौथी बात, सारे वाक्यों को अनुमानित अव्यय पदों के साथ एक बार पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर गलती से हमने गलत अनुमान लगाया है तो उत्तरों के साथ सारे वाक्य पढ़ने पर हमको हमारी गलती समझ में आ जाती है और फिर हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। इतना होने के बाद ही सारे अव्ययों के उत्तरों को निर्धारित करें। ये जैसे कन्फर्मेशन है, इसके पहले पेन से ये उत्तर ना लिखें। अब पढ़ते हैं परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न। प्रश्न का स्वरूप रहेगा, मंजूषायाः उचित अव्यय पदम चित्वा वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयतम्। पहले प्रश्न के लिए मंजूषा में दिए हुए अव्यय है कदा यानी कब, संप्रति यानी अब, श्वः यानी कल, अधुना यानी अब, यदा तदा यानी जब तब, अत्र यानी यहाँ। अब पढ़ते हैं वाक्य। सूर्यग्रहणम डैश भविष्यति, तो यहाँ पे कदा ये उत्तर रह सकता है। डैश प्रश्नोत्तर माध्यमेन भवतां जिज्ञासां शांतम करिष्यामि, यानी डैश प्रश्नोत्तर के माध्यम से मैं आपकी जिज्ञासा शांत करता हूँ। तो इसमें अधुना ये उत्तर रह सकता है। डैश मम परीक्षा भविष्यति, इस वाक्य में भविष्यति ये लुट लकार दर्शाता है, इसलिए हमारा उत्तर आना चाहिए श्वः। डैश अहम लेखम लिखामि, यहाँ प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार का क्रियापद है, तो यहाँ संप्रति या अधुना इन दोनों में से कोई भी उत्तर आ सकता है। त्वाम विना अहम डैश न स्थास्यामि, इस वाक्य का अर्थ है तुम्हारे बगैर मैं डैश नहीं रहूँगा। इसमें उत्तर रह सकता है अत्र यानी यहाँ पे, तुम्हारे बगैर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। आखिरी का वाक्य है डैश कामिनी पठति डैश शीतांशु न पठति, यानी यदा और तदा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब कामिनी पढ़ती है तब शीतांशु नहीं पढ़ता है। जब हम इन सारे वाक्यों को उत्तरों के साथ पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये उत्तर सही है। अधुना और संप्रति ये दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए उसमें इंटरचेंज हो सकता है, तो हम इन उत्तरों को कंफर्म कर सकते हैं। आगे के प्रश्न के अव्यय है इदानीम यानी अभी, कुतः यानी कहाँ से, कदा यानी कब, वृथा यानी यूजलेस वेस्ट व्यर्थ, इतस्ततः यानी यहाँ वहाँ, शनैः यानी स्लोली यानी धीरे धीरे। अब पढ़ते हैं वाक्य। डैश वर्षा आरब्धा यानी डैश बारिश शुरू हुई, तो यहाँ पे इदानीम ये उत्तर रह सकता है। एतावत् धनम डैश आयाति, यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह है यानी ये प्रश्न रहेगा, तो इसका अर्थ रहेगा ये पैसा कहाँ से आता है, इसलिए कुतः ये उत्तर हो सकता है। छात्रः विद्यालयात् डैश आगच्छति, यानी छात्र विद्यालय से डैश आता है, ये भी प्रश्नार्थक वाक्य है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुतः कैसे यूज़ करना है और कदा कहाँ पे यूज़ करना है ये समझना ज़रूरी है। ऊपर के वाक्य में हम कदा नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इस वाक्य में ही कदा आएगा। कदा और कुतः ये दोनों प्रश्नार्थक अव्यय हैं, तो उत्तर आता है कदा। आगे का वाक्य डैश अहम गच्छामि, इसमें हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या उत्तर रह सकता है, इसलिए आगे के वाक्य की तरफ हम जाएंगे। भवान पठन
मा पश्यन्तु, डैश मा पश्यन्तु। आप पढ़ते हुए डैश मत देखो। यहाँ उत्तर रह सकता है इधर उधर, इसलिए इतस्ततः ये उत्तर रहेगा। अयम वृद्धः डैश चलति, ये वृद्ध धीरे धीरे चलता है, इसलिए उत्तर आएगा शनैः। अब हमारा एक ही वाक्य बचा है, वो है डैश अहम गच्छामि। तो यहाँ पे बचा हुआ उत्तर अव्यय का यानी वृथा ये उत्तर आएगा। अब हम फिर से एक बार सारे वाक्यों को उत्तरों के साथ पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि सारे उत्तर सही है और हम इनको लिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न के मंजूषा के अव्यय है अपि यानी ऑल्सो, भी वृथा यूजलेस, उच्चैः लाउडली जोर से, ह्यः यानी बीता हुआ कल, अधुना यानी अभी, संप्रति यानी अभी, ये दोनों का अर्थ एक ही है। अब पढ़ते हैं वाक्य। डैश अस्माकं विद्यालये रक्तदानशिबिरस्य आयोजनं कृतम्। अब आयोजनं कृतम इसका मतलब है आयोजन हुआ था। कल हमारे स्कूल में विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ था। तो ये पास्ट टेंस इंडिकेट करता है यानी लंग लकार बतलाता है, इसलिए उत्तर आएगा ह्यः। श्रेष्ठः बालकः डैश समयं न यापयेत्। अच्छे बालक ने डैश समय नहीं गंवाना चाहिए यानी यूजलेस यानी वृथा, तो ये उत्तर रहेगा वृथा। दूरभाषे डैश मा वदेयुः। फ़ोन पे डैश नहीं बोलना चाहिए यानी जोर से, तो उत्तर आएगा उच्चैः। कमला डैश शोभना बालिका अस्ति। कमला डैश शोभना यानी अच्छी बालिका है, तो इसका उत्तर रह सकता है भी। कमला भी अच्छी बालिका है, इसलिए उत्तर आ सकता है अपि। डैश जनाः अनुशासिताः न सन्ति। इसका अर्थ है डैश लोग अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हैं, तो यहाँ उत्तर रह सकता है संप्रति या फिर अधुना यानी आजकल। छात्रा डैश विद्यालयं न गच्छन्ति। स्टूडेंट्स छात्र आजकल विद्यालय नहीं जाते हैं, ये इसलिए यहाँ पे उत्तर रह सकता है संप्रति या अधुना। एक बार पूरे उत्तरों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि ये सही है, तो हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। आगे के प्रश्न के अव्यय है शनैः यानी धीरे धीरे, अधुना यानी अभी, च यानी और, अपि यानी भी, अत्र यानी यहाँ, यत्र तत्र यानी यहाँ जहाँ पे वहाँ पे। अब पढ़ते हैं वाक्य। डैश त्वं भोजनं करोषि। डैश तुम भोजन कर रही हो, तो उत्तर आ सकता है अभी यानी अधुना। अहम पांडवानां कौरवाणां डैश गुरुः अस्मि। अब ये द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि मैं पांडवों का और कौरवों का गुरु हूँ, तो यहाँ और के लिए उत्तर आएगा च। शुष्क हृदयान डैश रसाप्लवितान कुर्वन्ति। इसका अर्थ है निराश हृदयों को भी यानी निराश मन वाले लोगों को भी, रसाप्लावितान का मतलब रहेगा उत्साहित करते हैं, तो यहाँ पे भी इस अर्थ के लिए अपि अव्यय आ सकता है। अद्य तु डैश छायायां प्रार्थना भवति। आज तो डैश छाया में प्रार्थना होगी, तो यहाँ अत्र ये उत्तर आ सकता है। आगे के वाक्य में डैश नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते डैश देवताः। जहाँ पे दो रिक्त स्थान रहेंगे वहाँ पे यत्र तत्र यदा कदा इस तरह से अव्यय आ सकते हैं, तो यहाँ पे उत्तर आएगा यत्र और तत्र। कच्छपः डैश चलति। कच्छप यानी टर्टल, टॉर्टॉइस धीरे धीरे चलता है, इसलिए उत्तर आएगा शनैः। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यानी सारे वाक्यों को उत्तरों के साथ पढ़ना और उत्तरों को कंफर्म करना। आगे का प्रश्न, इसके अव्यय है श्वः यानी कल, आने वाला कल, इतस्ततः यहाँ पे वहाँ पे, अधुना यानी अब, शनैः स्लोली, अपि भी उच्चैः लाउडली यानी जोर से। पहला वाक्य डैश अहम संस्कृतस्य परीक्षां ददामि, यानी डैश मैं संस्कृत परीक्षा दूंगा। तो यहाँ पे उत्तर आज भी हो सकता है, लेकिन अद्य ये अव्यय यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ उत्तर रह सकता है अधुना यानी अब। शिशुः डैश भ्रमति।
जब भी कभी वाक्य में भ्रमति, कूर्दति ऐसे शब्द क्रियापद आएंगे तब इतस्ततः ये उत्तर रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी शिशु इधर उधर भ्रमण करता है। आगे का वाक्य, वृद्धा डैश दंडेन चलती। वृद्ध स्त्री स्लोली यानी शनैः ही ये उत्तर आएगा। दंडेन चलती यानी दंड के साथ चलती है। तदा अहम डैश तत्र गच्छामि, तो मैं डैश वहाँ पे जाऊँगा। इसका अभी हम उत्तर डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए लास्ट में डिसाइड करेंगे। डैश अहम त्वया सह उद्यानम गमिष्यामि। डैश मैं तुम्हारे साथ उद्यान में जाऊँगा। तो इस वाक्य में गमिष्यामि ये फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है, इसलिए उत्तर आएगा श्वः यानी आने वाला कल। उसके लिए उत्तर आता है श्वः। देवालये भक्ताः डैश भजनम गायन्ति। देवालय में, मंदिर में भक्त जोर से भजन गाते हैं, इसलिए उत्तर आएगा उच्चैः। अब हमारा एक वाक्य बचा है और उसके लिए उत्तर रहेगा अपि, यानी मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप इस प्रश्न की तैयारी करोगे तो तुम्हारे सारे उत्तर सही आएंगे। अव्यय संबंधित प्रश्नों की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ज़रूर देखिए अपकमिंग वीडियोस, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट.